नमस्कार, प्रणाम करता हूं सबको। तकनीकी दिक्कत के कारण थोड़ी देरी हो गई, क्षमा प्रार्थी हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है रूबरू के इस फेसबुक पेज से आप लोगों के साथ जुड़ने का। श्रावण का माह चल रहा है, बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है मुंबई में इस समय। श्रावण के इस पावन अवसर पर आइए भगवान शिव का आवाहन करते हैं। जटाटवी गलज्ज्वलः प्रवाह पावित स्थले गलयवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद बड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कल्याण करें, विश्व का, भारतवर्ष का कल्याण करें, हम सबका कल्याण करें। इस संकट से, कोरोना नाम के संकट से हमें बचाएं, इस विषाणु को नष्ट करें, यही कामना है भोलेनाथ से इस श्रावण में। तो आइए शुरू करते हैं। विनीता ठाकुर जी नमस्कार, आभा जी नमस्कार, श्रद्धा जी नमस्कार, रोहित नमस्कार, अंजलि नमस्कार, सबको नमस्कार, सक्षम नमस्कार। हम बात शुरू करते हैं थिएटर की, और आज का विषय है अभिनय। और मैं कहां से शुरू करूं, चूंकि ये विषय इतना बृहद है कि इसका एक छोर तो है नहीं, कई छोर हैं। तो एक काम करते हैं, मैं पहले अभिनेता की परिभाषा से शुरू करता हूं। अभिनेता कौन है, किसे कहते हैं अभिनेता? कुछ लोग जो अभिनय के क्षेत्र में है इसलिए अभिनेता है, कुछ लोग अभिनय करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभिनेता है, और कुछ लोग अभिनय करके अभिनय का सौंदर्य बढ़ा देते हैं, इसलिए अभिनय है, अभिनेता है। और कुछ लोग पता ही नहीं चलता कि वो अभिनय कर रहा है। अभिनेता और अभिनय में एक दूसरे में समाहित है। ये चार तरह के अभिनेता होते हैं। अजय नमस्कार, चिराग नमस्कार, विक्रम नमस्कार। दूसरी दृष्टि से अभिनेता दो प्रकार के होते हैं, प्रवर, अबर। प्रवर तीन प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो अभिनय में ध्यान लगाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो बाकी बैक स्टेज का भी काम करते हैं, सब करते हैं, और अभिनय के समय अभिनय कर रहे होते हैं। और तीसरा वो होता है जो अपना रट रटा के अपना डायलॉग किसी तरह बोल के अभिनय कर लेता है। ये जो एक्टर्स की जो बातें हैं प्रवर में, ये तीन हैं। अबर भी तीन है। एक तो ऐसा अभिनेता है न करने देगा, न करने देगा, न करेगा। दूसरा है कि पूरा का पूरा फालतू काम में लगा रहेगा, उसकी बात भी सुनेगा, उसकी भी सुनेगा, लेकिन अभिनय करते वक्त अभिनय करेगा। और तीसरा है, जब सीखने का मौका था तब सीखा नहीं, ध्यान कहीं और था, किसी और काम में लगा हुआ था। अब करना है तो कुछ आ ही नहीं रहा है।
शास्त्रगत जो परिभाषा है वो ये है कि इस सृष्टि में ब्रह्मा के बाद यदि कोई है तो वो अभिनेता है इस सृष्टि में। मुन्ना भैया प्रणाम, जयदीप प्रणाम, दीपक प्रणाम, रूबरू थिएटर प्रणाम। इस सृष्टि में ब्रह्मा के बाद अगर कोई है तो वो अभिनेता है, क्योंकि ब्रह्मा एक समय में एक ही क्षण में 84 लाख योनि जीते हैं और एक अभिनेता उसी क्षण 2 रूप जीता है। बीइंग अखिलेंद्र मिश्रा इज प्लेइंग चंद्रशेखर आजाद। बीइंग अखिलेंद्र मिश्रा इज प्लेइंग क्रूर सिंह। बीइंग अखिलेंद्र मिश्रा इज प्लेइंग डीएसपी भूरेलाल। एक पल में 2 रूप अभिनेता, और ब्रह्मा एक पल में 84 लाख योनि, बीच में कोई नहीं है। इसलिए ब्रह्मा के बाद इस सृष्टि में कोई है वो अभिनेता है। अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। एक्टर इज ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। एक घटना सुनाता हूं आप लोगों को और स्पष्ट हो जाएगा। बंगाल थिएटर में एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुए रंगमंच के, गिरीश रंजन घोष। जो लोग बंगाल से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पता होगा। गिरीश रंजन घोष रामकृष्ण परमहंस जी, प्रणाम करता हूं रामकृष्ण परमहंस जी को, गिरीश रंजन जी को। रामकृष्ण परमहंस जी को जानते थे, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। जो भी नाटक करते थे वो उन्हें दिखाते थे। एक बार गिरीश रंजन घोष ने एक नया नाटक किया, चैतन्य महाप्रभु, और नाटक को देखने के लिए परमहंस जी आए हुए थे और थिएटर में बैठ के उन्होंने पूरा नाटक देखा। नाटक देखने के बाद वो बैक स्टेज में गए और वो जाकर बैक स्टेज में जो नायिका चैतन्य महाप्रभु का रोल कर रही थी, अभिनेत्री, उनका नाम था विनोदनी। उन्होंने विनोदनी का पैर छू लिया। तो चूंकि विनोदनी की पृष्ठभूमि वैश्या परिवार का था, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपने वैश्या का पैर छू लिया। तो परमहंस जी ने कहा कि अरे मूर्खों, जब नाटक चल रहा था और मैं नाटक देख रहा था तो मैं साक्षात चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया मैंने। ये है एक्टर। विनोदनी, चैतन्य महाप्रभु। ये घटना बंगाल थिएटर की बहुत बड़ी घटना है, भारतवर्ष की। अब इससे आप समझ सकते हैं कि एक अभिनेता का व्यक्तित्व क्या है। सो एक्टर इज ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। एक्टिंग इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक साधना है एक्टिंग। ये सब आसान नहीं है। सिर्फ जिम जाना एक्टिंग नहीं है। जिम है, फिजिकल एक्सरसाइज स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक अभिनेता का इंस्ट्रूमेंट है उसका शरीर। वो मन उसका जो भी व्यक्त करेगा वो शरीर द्वारा ही करेगा। मन कुछ नहीं करता। मन जो भी व्यक्त करता है कर्मेंद्रियों द्वारा व्यक्त करता है।
कर्म इंद्रियों को कहता है और कर्म इंद्रियां वो व्यक्त करती हैं। एक एक्टर को सबसे पहले अपना विश्लेषण करना है कि मेरा ये शरीर काम कैसे करता है, मेरा ये शरीर काम कैसे करता है। चूंकि थिएटर इज ए स्पिरिचुअल जर्नी, एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक्टर इज ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। एक्टिंग इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक साधना है। तो सबसे पहले थिएटर की यात्रा करने के लिए, आध्यात्मिक व्यक्तित्व बनने के लिए, आध्यात्मिक साधना करने के लिए इस शरीर का जो अध्यात्म है वो जानना पड़ेगा। मनुष्य जन्म से ही आध्यात्मिक है। इस सृष्टि का मूल अध्यात्म है और जो सृष्टि में है वही शरीर में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में वही इस पिंड में है, कुछ भी अलग से नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये जानना है कि हमारा जो शरीर है ये कैसे काम करता है, हमारा मन कैसे काम करता है। हम जो श्वास लेते हैं क्या वहां श्वास ठीक से ले पाते हैं? श्वास तो सभी ले रहे हैं, क्या हम ढंग से ले पाते हैं? लेने का ढंग सही है? हम बोलते कैसे हैं? सभी बोलते हैं, बकर बकर बोलते जाते हैं। जिसको आजकल मन कर रहा है सब कुछ अभिव्यक्ति के आजादी के चक्कर में बक 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 किए जा रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि हम बोलते कैसे हैं? ये शरीर का बोलने का क्या प्रोसेस है? क्या प्रोसेस है और क्या क्या है इस बोलने में? हम देखते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं? हमारी मन स्थिति किन किन चीजों पे निर्भर करती है? कब मन शांत होता है, कब उद्वेलित होता है, कब चिड़चिड़ा होता है, कब बेचैन होता है, कब बीमार होता है। क्योंकि मन जब बीमार होता है तभी शरीर बीमार होता है, याद रखिए। ये नहीं कि शरीर बीमार हुआ तो मन बीमार हुआ, ऐसा नहीं है। मन बीमार होता है। सो मन, कितने मन है हमारे? 2 मन है, चेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था है। इसके पास 15%, 15% शक्ति है। चेतन मन सीखता है, सोचता है, समझता है, पढ़ता है, विश्लेषण करता है, संकल्प करता है, निर्धारण करता है, निर्णय करता है। और अचेतन मन स्टोर रूम है, गोदाम है। चेतन मन ने जो भी सीखा, जो भी निर्णय किया, जो भी संकल्प किया, जो भी निर्धारित किया, जो भी सोचा विचारा, वो सब कुछ अचेतन मन में जाके स्टोर हो जाता है। अचेतन मन के पास 85% शक्ति है, 85%। और अचेतन मन इतनी शक्तिशाली है कि अचेतन मन के मानस पटल पर जो भी अंकित हो जाए, अचेतन मन उसको एक न एक दिन
फलीभूत कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के बोलिए, अच्छी बातें सोचिए, अच्छा सोचिए, बुरा मत सोचिए, बुरा मत कहिए, बुरा मत विचारिए अपने बारे में या किसी के बारे में भी, क्योंकि सब कुछ जाकर अवचेतन मन में अपने आप स्टोर होता है। आप नहीं करते, अपने आप स्टोर होता है, उसके मानस पटल पर अंकित हो जाता है और एक दिन वो फलीभूत होता है। और जब फलीभूत होता है अच्छी बातें, जब अच्छी बातें सोची हुई है आपने, अच्छा संकल्प लिया है, तो आप क्या कहते हैं, अरे ये कैसे हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं था। सोचा तो था लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा, इतनी आसानी से हो जाएगा, कैसे हो गया। ये होता है ना। और कई बार क्या होता है कि बहुत विषम परिस्थिति क्रिएट हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो आप कहते हैं ये क्यों हुआ मेरे साथ, अरे मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था यार। नहीं, आपने कभी ना कभी सोचा होगा, कभी ना कभी किया होगा, तभी अवचेतन मन उस परिस्थिति को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया कि भाई ये है, ये आपने सोचा था। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है, ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आपको बनना है, आप जो भी आपको लक्ष्य हासिल करना है, जो भी टारगेट है, जो भी संकल्प करते हैं आप, वो अच्छा संकल्प कीजिए। सोचिए मत, विचारिए मत, कुछ करने के लिए संकल्प कीजिए। सोचना सूखी मिट्टी पर शब्द लिखने के बराबर है। हवा का झोंका आएगा, उड़ा के ले जाएगा, फिर ढूंढते रहिएगा, कह रहे कहाँ लिखा था, इधर ही था, पता ही नहीं चलेगा क्या सोचा। विचारना गीली मिट्टी पर शब्द लिखने के बराबर है। पानी का बहाव आएगा, बहा ले जाएगा, फिर देखते रह जाइएगा, अरे इधर ही लिखा था, ये क्या हो गया। न सोचना है, न विचारना है, अपने लक्ष्य के लिए जो भी हासिल करना है उसका संकल्प करना है। संकल्प व्रजवत होता है, चट्टान की तरह, न वायु का प्रभाव होता है, न पानी का, न किसी और चीज का। चट्टान की तरह संकल्प लीजिए और दृढ़ रहिए, दृढ़ संकल्प। जब दृढ़ संकल्प करेंगे अवचेतन मन से, वो जाकर चेतन मन में स्टोर होगा, उसके मानस पटल पर अंकित होगा और एक न एक दिन वो आपका लक्ष्य पूरा होगा, आपके सामने खड़ा हुआ दिखेगा और आपको लगेगा यही लक्ष्य मेरा, इसे कमाल हो गया, अच्छा ऐसे ये होता है। सो चेतन मन में बहुत शक्ति है। आपको हर कुछ सोच समझ के, अब मैं एक उदाहरण देता हूं, शायद इससे ज्यादा स्पष्ट हो जाए, अगर अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है तो। आप अगर साइकिल चलाते हैं, एक बार गिरते हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, 2 बार गिरते हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, 3 बार गिरते हैं, फिर थोड़ा ठीक चलाने लगते हैं, फिर गिरते हैं, फिर थोड़ा कुछ दूर चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, और उसके बाद ऐसा समय आता है कि आप अब निफिक्र होकर साइकिल चला रहे हैं, पैडल में मार रहे हैं, ब्रेक भी मार रहे हैं, जहाँ ज़रूरत हो स्लो भी कर रहे हैं, तेज भी कर रहे हैं, साइकिल पर चलते हुए अपने दोस्तों के साथ भी बात कर रहे हैं, क्या हाल चाल है, अरे हाँ, हैंडल भी छोड़ दिया, एक हाथ से, एक ही से पकड़े हुए, एक से छोड़ दिया। ये क्या है? जब आप सीख रहे हैं तो पूरे सीखने की जो प्रक्रिया है वो चेतन मन से अवचेतन मन में जाके स्टोर हो गया, उस गोदाम में
अब आप साइकिल चला रहे हैं, जो सीखा आपने उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप एक नाटक का रिहर्सल करते हैं। नाटक का उदाहरण देता हूं। नाटक का रिहर्सल कर रहे हैं, शुरू में रीडिंग हुई, कास्टिंग हुई, कास्टिंग के साथ फिर रीडिंग हुई, फिर फ्लोर पे आए, ब्लॉकिंग शुरू हुआ और एक एक मूवमेंट आप सीख जाते हैं, करते जाते हैं। ये तो जो भी सीख रहे हैं आप, जो भी सीख रहे हैं, उस मूवमेंट के साथ जो भी डायलॉग डिलीवरी हो रहा है आपका, वो हर कुछ आप रिहर्सल में सीखते जाते हैं और हर कुछ जाकर अवचेतन मन में ठहरता जा रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस, एक नाटक करने में अगर 40 से 50 दिन लगता है तो ये प्रोसेस 40 से 50 दिन चलता है। अगर किसी ने 10 नाटक कर लिया तो अवचेतन मन में इतने खुराक हो जाते हैं, किसी ने 20 नाटक कर लिया तो अवचेतन मन बहुत समृद्ध हो जाता है। और फिर एक्टर को जीवन भर जब भी आवश्यकता होती है उसी अवचेतन मन से वो निकालता है और परफॉर्म कर देता है। कहते हैं ना, यार कमाल एक्टर है, स्विच ऑफ करता है, सीन दो फटाक से कर देता है। वो कैसे कर देता है? लोग कहते हैं ना कि थिएटर का एक्टर है, देखो देखो कमाल कर रहा है, कमाल करेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड हुआ उस लेवल पे, और चेतन मन का पूरा गोदाम भरा हुआ है उसके अनुभव से, उसकी सीख से, उसकी अनुभूति से, और उसका प्रयोग कर रहा है वो, और जीवन भर करता है। उस प्रयोग से धीरे धीरे अगर वो सात्विक रूप से कर रहा है, ईमानदारी से और एकाग्रचित्त होकर कर रहा है, तो एज एन एक्टर उसकी उन्नति भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रहा है। तो ये रहा मन की बात कि मन कैसे काम करता है हमारा। अब है हम सांस कैसे लेते हैं। अचेतन सभी सांस लेते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं। अंजलि जी नमस्कार, राजीव जी नमस्कार। सांस ले रहे हैं हम लोग, सभी सांस ले रहे हैं। ये क्या है? और सभी जीवित है, और सबको लग रहा है हाँ यही सांस है और इसी से ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम लोग जीवित हैं। सबको यही लग रहा है। सरला जी नमस्कार, श्रद्धा जी नमस्कार। श्वास 3 प्रकार के हैं, स्थूल श्वास, सूक्ष्म श्वास, सूक्ष्मतम श्वास। जो अचेतन रूप से ले रहे हैं, जाने अनजाने और सभी ले रहे हैं, वो है स्थूल श्वास जो हम ले रहे हैं। ये श्वास अंदर जाता है, फेफड़े में एक रक्त पतली पतली नलिकाओं का एक चादर है, उसके भीतर जाता है। वहां जाकर वो रक्त में मिश्रित होता है। क्योंकि कुछ ही क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन इस अचेतन सांस के साथ, इस स्थूल सांस के साथ जो अचेतन रूप से ले रहे हैं, कुछ ही क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन अंदर जाता है और वो जाके रक्त में मिक्स हो जाता है, ब्लड में घुल जाता है और रक्त तरोताजा हो जाता है। पूरी धमनियां में प्रवाहित होना शुरू होता है एक रफ्तार से। हमारे शरीर में रक्त बहाव का एक स्पीड है, एक गति है, वो कुछ सेकंड्स के होते हैं पूरे शरीर का। और धमनियों में जितने विषाक्त कण हैं सबको समेटते हुए, बहाते हुए लाके
जब ये प्रवेश किया था तो बाईं आलिंद से प्रवेश किया था हृदय के, और अब हृदय के दाईं आलिंद से वापस फेफड़े में पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है जो हम बाहर फेंकते हैं। तब तक दूसरा श्वास आ चुका है, हम दूसरी सांस ले चुके हैं। यही प्रक्रिया बार बार हो रहा है। हमें इसी प्रक्रिया से ऑक्सीजन मिल रहा है पूरे शरीर को, और सभी जीवित हैं, जाने अनजाने हर आम आदमी ले रहा, हर जीव ले रहा है। दूसरी सांस है सूक्ष्म श्वास। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000। डॉक्टर्स कहते हैं नाड़ियां हैं कहां? स्थूल आंखों से और स्थूल यंत्रों से ये नाड़ियां नहीं दिखाई देती। ये हमारे भारतीय परंपराओं की ऋषि मुनियों ने इन नाड़ियों को अपने शोध में देखा। ये 72,000 नाड़ियां इस शरीर को संचालित करती हैं। सूक्ष्म श्वास जब हम लेते हैं तो सूक्ष्म श्वास गहरी और लंबी लेते हैं। ये करके देखिए कितना अच्छा लगेगा। ये क्या है? ये गहरी और लंबी श्वास सूक्ष्म श्वास है। ये 72,000 नाड़ियों को प्राण शक्ति देती है। प्राण शक्ति, ये वो श्वास है। उधर ऑक्सीजन, जो स्थूल श्वास ऑक्सीजन दे रहा था, ये प्राण शक्ति 72,000 नाड़ियों को प्राण शक्ति दे रही है। ये वो श्वास है। तीसरा जो श्वास है, ये दूसरे श्वास मैंने बोला गहरी और लंबी। आपने देखा होगा अपने आसपास कि जब भी कोई बेचैन होता है, नर्वस होने लगता है, कुछ गड़बड़ होने लगता है, परफॉर्मेंस खराब हो गया या कुछ हो गया, तो आदमी कहता है बैठ जा बैठ जा बैठ जा, लंबी और गहरी सांस ले, 10 बार लो। अंग्रेजी में कहते हैं सिट डाउन, टेक फुल ब्रीथ, डीप ब्रीथ कहते हैं ना। और वो फिर लंबी और गहरी सांस लेता है और उसको अच्छा लगने लगता है। वो कहता है मैं ठीक हूं। ये क्या है? यही सूक्ष्म श्वास है। प्राण शक्ति से नाड़ियों को भर देता है। तीसरा है सूक्ष्मतम श्वास। इन श्वासों को सिद्ध तपस्वी संत ही लेते हैं, क्योंकि ये श्वास सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा लिया जाता है। सिद्ध पुरुषों की, तपस्वियों की सुषुम्ना नाड़ी खुली होती है। आम व्यक्ति की तो सुषुम्ना नाड़ी सुप्त अवस्था में है, तो श्वास कहां से लेगा? याद रखिए, सुषुम्ना नाड़ी सक्सेस का हाईवे है। अगर सुषुम्ना नाड़ी खुल गया तो सक्सेस का हाईवे खुल गया। लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या करनी होगी। श्वास को जानना होगा, श्वास को समझना होगा, योग और ध्यान साधना करनी होगी, बहुत कुछ।
तो कई जन्मों के कर्म जो है उस नाड़ी में पैक हैं, उसे क्लीन करना होगा। वो हाईवे जाम है। ये है श्वास। तीसरी बात ये जानना है कि हम बोलते कैसे हैं। एक मनुष्य कैसे बोलता है, ये एक्टर को जानना जरूरी है, क्योंकि एक्टर भी तो मनुष्य ही है। बोलने के लिए तो हम बोलते हैं। हर कोई कहता है मॉड्यूलेशन लाओ, डायलॉग डिलीवरी को मॉड्यूलेट करो, वेरिएशन लाओ, एक जैसा हो रहा है, मोनोटोनस हो रहा है। लेकिन मॉड्यूलेशन लाए कैसे, ये तो कोई बताता नहीं। वेरिएशन लाए कैसे, ये तो कोई बताता नहीं। जब तक आपको अपनी आवाज का साहित्य पता नहीं होगा, तब तक आपका वर्चस्व इस पे नहीं हो पाएगा। कहने के लिए आप कमाल एक्टर कहला सकते हैं। कमाल एक्टर कहलाना और अपनी हर चीजों पे वर्चस्व रखना अलग अलग बातें हैं। एक होता है रोल कर जाना, और एक होता है जब रोल मिलता है तो उसको जीवंत करना, उस रोल के चरित्र को, उस चरित्र की जीवन यात्रा को जीना और फिर उस रोल को करना। दोनों में फर्क है। खैर आजकल तो रोल कोई क्या करेगा, जिसको अच्छा रोल मिला वही अच्छा एक्टर है। जिसको अच्छा रोल मिलता है वो अच्छा एक्टर है। क्राइटेरिया ये है आजकल। खैर वो विषय नहीं है हमारा अभी। अब हम बोलते कैसे हैं। देखिए, मतंग मुनि ने अपनी बृहद संहिता में लिखा है कि सृष्टि का मूल जो है वो नाद है। नाद के बिना कुछ भी नहीं। राजीव नमस्कार, अमरजीत नमस्कार। नाद के बिना कुछ भी नहीं। जो है वो नाद ही है। इस सृष्टि के कान कान में गुंजयमान है नाद। मनुष्य के शरीर में भी नाद ही गुंजयमान है, और जब तक नाद गुंजयमान है तभी तक मनुष्य जीवित है। नाद के बंद होते ही मनुष्य का शरीर मृत हो जाता है। नाभ्यस्त नाद, यही सब कुछ है। तो मन को लगता है मुझे बोलना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ देखा, अब मुझे कुछ बोलना चाहिए, ये घटना घटी, ये देखा मैंने, अपनी आंखों से देखा। मन को लगता है कि अब कुछ बोलना चाहिए, मुझे अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मन को लगा कि मैंने कुछ पढ़ा, मैंने कोई सीन पढ़ा, मैंने कोई अखबार में कोई समाचार पढ़ा, अब मुझे कुछ बोलना चाहिए। तो मन को जब लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, तो मन अग्नि को प्रेरित करता है। जठराग्नि, बिना अग्नि के शरीर नहीं है, बिना अग्नि के शरीर चल भी नहीं सकता, और बिना अग्नि के शरीर स्वस्थ भी नहीं रह सकता। नाभ्यस्त अग्नि, मन अग्नि को प्रेरित करता है, अग्नि नाद को प्रेरित करती है। नाद की ध्वनि नाभि से ऊपर की ओर उठती है, हृदय तक आते आते उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, मंद्र, मध्य, तार। मंद्र, मध्य, तार। हृदय, छाती,
कंठ, मध्य, तार, शीर्ष। क्या हालचाल है? सब ठीक है ना? यहां से बोल रहे हैं सब ठीक है। अरे वो आ रहा है, चुप चुप चुप। क्या हालचाल है? सब ठीक है ना? आए? अच्छा अच्छा अच्छा, मिलता हूं मैं। क्या हालचाल है? अरे इधर आओ। शीर्ष, तार। और ये नाद जब ऊपर उठा, तो इससे 22 श्रुतियां संलग्न होती हैं। 22 श्रुतियां जन्म लेती हैं। अब आप पूछेंगे 22 ही श्रुतियां क्यों? इसलिए एड़ी, पिंगला और सुषुम्ना जो ऊपर की तरफ आ रही हैं, इन तीनों नाड़ियों के साथ 22 नाड़ियां और संलग्न होती हैं और ऊपर उठती हैं। इसलिए 22 श्रुतियां का जन्म होता है और श्रुतियों के कारण ही हम सुनते हैं। हमारे सुनने की जो क्षमता है श्रुतियों के कारण ही है। श्रुतियों से ही राग की उत्पत्ति हुई है। सारे ग म प ध नि। षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। सातों रस, सातों स्वर, ये वहीं से उत्पत्ति होती है। ये कहीं बाहर नहीं है, ये अंदर ही है। अंदर जानना है केवल। यही तो एक्टर को मॉड्यूलेट करता है। एक सिंगर अलग अलग ढंग से कैसे गाता है, एक ही गाने में कई तरह के उतार चढ़ाव कैसे लाता है, उसका रियाज होता है। इन श्रुतियों का, इन स्वरों का एक्टर को भी रियाज करना है। उसका भी वर्चस्व होगा, वो भी प्रयोग कर सकता है अपने मॉड्यूलेशन पे, अपने वेरिएशन पे, अपने डायलॉग डिलीवरी पे, अपने स्पीच पे, अपने बोलने की शैली पे। कहते हैं ना, मॉड्यूलेट करो, वेरिएट करो, मोनोटोनस हो रहा है। ये है। और यही स्वर जब व्यवस्थित होते हैं तो राग बन जाते हैं। यही स्वर। लय, राग, ताल। शरीर लय है, मन राग है। सारे राग मन में ही तो हैं। और ताल आत्मा है। ये समझना है, जो लय सृष्टि में है वही लय हमारे शरीर में है, हमारे भीतर है। उस लय से इस लय को लयबद्ध करना है। यही तो जीवन है, यही जीवन है। और एक्टर करता है, एक्टर कर सकता है अगर तैयारी हो कमाल तो, अगर कमाल गुरु मिले तो। अब सुपरफिशियल काम करना है, डायलॉग वायलॉग बोल के रोल कर लेना है, तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई। छोटे मोटे रोल कर लूंगा, या रोल तो मिलता ही है, मुझे बड़ा रोल भी मिलता है, मैं कर ही लेता हूं, तो जीवन भर आप कर ही लेंगे। फिर ये सारी बातें बता रहा हूं। अगर कमाल बनना है, कमाल, कमाल एक्टर, कमाल ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जो जीवन जान जाए, जो शरीर को जान जाए, इस सृष्टि को जान जाए, हम
अपने शरीर को नहीं जानते, इसके फंक्शन को नहीं जानते, तभी तो इस पर्यावरण को नहीं जानते, इन पेड़ पौधों को नहीं जानते, नदियों को नहीं जानते, पहाड़ों को नहीं जानते, समुद्र को नहीं जानते, वातावरण पर्यावरण को नहीं जानते, इस सृष्टि को नहीं जानते। इसीलिए तो दुर्व्यवहार करते हैं और आज भुक्तभोगी हैं। मनुष्य अपने अहंकार में चूर इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को कुछ नहीं समझा, तो आज भुक्तभोगी हैं। हर आदमी घर में बैठा हुआ है। कारण है, लेकिन मनुष्य जिस दिन जान जाएगा, अपने आप को उसी दिन समझ जाएगा, पर्यावरण को, प्रकृति को, सृष्टि को। ये एक कविता मैंने लिखी है आज के ही संदर्भ में, मैं सुनाता हूं, सुनाता हूं। ये जैसे ही ये कोरोना काल शुरू हुआ, मैंने ये कविता लिखी। अमूमन मैं उस तरह से लिखता नहीं हूं, लेकिन इस लॉकडाउन में काफी मौका मिला तो मैंने कुछ लिखा। शीर्षक है चेतावनी। चेतावनी। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार, कौन जिम्मेवार? प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार, कौन जिम्मेवार? करो और दुर्व्यवहार, अविशेष है प्रकृति का हुंकार। तीसरा विश्व युद्ध मानव मानव से नहीं, प्रकृति और मानव का होगा। तुम्हें बनाया मानव, तुम पशुता पे उतर आए। तुम्हें बनाया समर्थ, तुम दरिद्रता पे उतर आए। इतने हिंसा, जड़ हो या चेतन, तुमने किसी को नहीं छोड़ा। तूने काटे पेड़ जंगल, तूने तोड़े पहाड़। सुना तुमने कभी पहाड़ों का चिंगाड़? सुना तुमने कभी नदियों का चित्कार? सुना तुमने कभी जंगलों की पुकार? जल को किया दूषित, वायु हुई प्रदूषित, काट रहे मवेशियों को लगातार, मार रहे पशुओं को बारंबार, करने लगे व्यापार, बना दिया इस संसार को बाजार। इस सृष्टि से भी बड़ा है तुम्हारा अहंकार। तू कर्म से कुकर्मी, तू धर्म से अधर्मी, तू शर्म से बेशर्मी, तू स्वार्थ से स्वार्थी। तू मानवता पर ही कर रहा अत्याचार, मानव मानव का कर रहा संहार। तू क्या समझता है? तू क्या समझता है? तू है निरंकुश, तुझ पर नहीं कोई अंकुश। यह सृष्टि कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। रे नृप, तेरी बुद्धि अब चरमोत्कर्ष पर है। अब बुद्धि का किया और अधिक प्रयोग तो होगा विध्वंसक। अभी भी समय है, समझ जा, संभल जा, सुधर जा, कर विचार, हो तैयार। जाना होगा बुद्धि के आगे, बुद्धि के आगे चेतना है, चेत जा। करना होगा चेतना का प्रयोग, यही है सृष्टि का उद्घोष। मैं फिर पूछता हूं, प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार, कौन जिम्मेवार? बोलिए, कौन जिम्मेवार? धन्यवाद। तो ये एक कविता हमने
लिखी इसी कोरोना के वक्त, जब इस तरह का कुछ हुआ कि हमें अपनी गलतियों पे भी नज़र डालना चाहिए, देखना चाहिए कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गलती हुई है, क्या उसे सुधारें। देखिए, विषम से विषम परिस्थिति में भी अगर हम सकारात्मक सोच रखें, सीखने की लालसा रखें, तो विषम परिस्थिति भी ज्ञान का भंडार साबित होती है। नाटक पर भी आपकी कविता सर। हाँ जी जी काजल जी, जी काजल जी, मुझे मैं वो भी सुनाऊंगा। हम लोग मिले हैं ना, डिजिटल माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में हैं, सब बात कर रहे हैं। इस परिस्थिति में भी सकारात्मक सोच रखने के बाद मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। परिस्थिति आती है और जाती है। ये परिस्थिति सिखाने के लिए आई है, सिर्फ त्रस्त करने के लिए नहीं आई है। ये आई है सीखो, जो गलतियां की हो उसे सुधारो, उसे समझो, समझ जाओ, चेत जाओ, विचार करो, सुधर जाओ। इसलिए भी ये परिस्थिति है। ये परिस्थिति थोड़ी केवल आई है त्रस्त करने के लिए, सिखाने के लिए आई है, तो सीखना पड़ेगा। तो मैं कहाँ थे हम लोग? मैं ये कह रहा था कि तो अपने आप को जानना आवश्यक है। इस वातावरण, इस पर्यावरण, इस प्रकृति, इस सृष्टि को जानना आवश्यक है। सर, आपने नाट्य शास्त्र पढ़ा है, वो कितना जरूरी है एक एक्टर के। नाट्य शास्त्र पंचम वेद है, उससे बड़ा शास्त्र नहीं है। पढ़िए, हर एक्टर के लिए जरूरी है, हर एक्टर के लिए, और एक्टर क्या हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। नाट्य शास्त्र में वो खजाना है, वो भंडार है। पढ़िए, कोशिश कीजिए, एक एक पन्ना पढ़िए, एक एक पन्ना पढ़ के शुरुआत कीजिए। कमाल हो जाएगा जीवन में, जीवन बदल जाएगा। फिर आप कहिएगा कि फिल्म मिनिस्टर कुछ कह के गए थे। नाट्य शास्त्र ऐसा शास्त्र नहीं, इसलिए एक्टर को पहले, एक्टर बनने से पहले ये नहीं कि ढोल पीट रहे हैं कि हम एक्टर हैं, हमको एक्टिंग का चांस दो। नहीं, पहले एक्टर बनिए, समझिए अपने आप को, समझिए अपने, जानिए आपकी कर्मेंद्रियां क्या है, आपकी ज्ञानेंद्रियां क्या है, कैसे कार्यरत है, आपकी बुद्धि क्या है, कैसे कार्यरत है, मन क्या है, आपकी ध्वनि क्या है, उच्चारण क्या है, आवाज कितने जगह से निकलती है? 5 जगह से। बेस, चेस, वोकल, नेजल हेड कहते हैं ना अंग्रेजी में। नाभि, हृदय, कंठ, नासिका, शीर्ष। सा पा सा, सारा खेल यही है। सा पा सा। मेहनत करना पड़ेगा, तपस्या है, ये साधना है, आध्यात्मिक साधना। जैसा कि मैंने कहा कि अभिनय आध्यात्मिक साधना है। मैं वो कविता सुनाता हूं जो नाटक नाम से कविता लिखी। अभी काजल जी ने कहा नाटक सुनाने के लिए। ये एक प्रकार का विषय सूची है, एक रंगकर्मी के लिए, एक अभिनेता के लिए।
एक तरह से विषय सूची है और इसके कई कई वाक्य ऐसे हैं जो अपने आप में एक संपूर्ण अध्याय है, संपूर्ण अध्याय। मैं सुनाता हूं, आप सुने, या तो कविता के रूप में सुने या विषय सूची के रूप में सुने, जैसा सुन सकते हैं आप। शीर्षक है नाटक। कला का उत्कृष्ट रूप नाटक। कला का उत्कृष्ट रूप नाटक। काव्यों का उत्कृष्ट काव्य नाटक। उत्कृष्ट काव्य का उत्कृष्टतम रूप नाटक। शब्दों को दृश्य बनाता नाटक। शब्दों को दृश्य बनाता नाटक। विचारों की व्यापकता नाटक। विषयगत समग्रता नाटक। काव्य, गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, शिल्प, ललित कलाओं का कोश नाटक। साहित्य का संसार नाटक। शब्दों का प्रसार नाटक। रंगों का बौछार नाटक। रसों का संचार नाटक। भावों का भंडार नाटक। नेपथ्य का प्रभार नाटक। व्यक्तित्व का निखार नाटक। रंग कर्म का उद्गार नाटक। समाज का सरोकार नाटक। तालियों का पुरस्कार नाटक। परंपराओं का विस्तार नाटक। संस्कृति का प्रतिबिंब नाटक। समाज का दर्पण नाटक। रंगकर्मी का तर्पण नाटक। अभिनेता का समर्पण नाटक। जीवन का स्वाद नाटक। संगीत की सुगंध नाटक। आहार्य का सौंदर्य नाटक। सौंदर्य की फुहार नाटक। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ, जिह्वा का उच्चार नाटक। सुर, राग, लय, ताल, गति का परिवार नाटक। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ से व्याप्त नाटक। भरत मुनि का उपहार नाटक। इंद्र की परिकल्पना नाटक। ऋग्वेद का संवाद नाटक। यजुर्वेद का अभिनय नाटक। सामवेद का संगीत नाटक। अथर्ववेद का रस नाटक। ब्रह्मा रचित पंचम वेद नाटक। ये पांचवा वेद है, इसे पंचम वेद कहा गया है नाटक को। एक तरह का ये विषय सूची है। अगर इस कविता को मैंने उस लिहाज से लिखा है और आने वाले दिनों में ये सब पब्लिश होके आएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा काजल जी के रूबरू के माध्यम से। आज मेरा ख्याल है कि बहुत है, इतना ठीक है। और अगर कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। एक आध सवाल आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। गौरव नमस्कार। सिद्धांत नमस्कार। भाई सिद्धांत, कोई भी चीज पहले से अच्छी नहीं होती, वक्त के साथ अच्छी होती चली जाती है। साधना है, साधना। राजीव नमस्कार। तो चलिए
मेरा ख्याल अभी हो गया। बहुत कुछ बातें हुई इस सेशन में। इसका एक बृहद हमने चार्ट बनाया है, एक एक्टर्स के लिए प्रेस्क्राइब्ड एक पूरा क्या क्या होना चाहिए वो तैयार की है हमने अपने अनुभव से, अपने अनुभूति से, अपने प्रयोग से। और नो डाउट नाट्यशास्त्र मार्गदर्शक है, उससे बड़ा मार्गदर्शक एक रंग कर्म के लिए हो ही नहीं सकता। अच्छा मनुष्य बनने के लिए भी, अपने आप को जानने के लिए भी जो है वो नाट्यशास्त्र ही है। जहां भी मिले नाट्यशास्त्र लेके पढ़िए, एक एक पेज पढ़िए। समझ में नहीं आएगा, बहुत क्लिष्ट हिंदी है, लेकिन कोशिश तो कीजिए टू अचीव दैट पॉइंट। उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, हासिल करने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है बार बार पढ़िए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आप सबसे जुड़ा। काजल जी को नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया। रूबरू थिएटर ग्रुप का धन्यवाद करता हूं, उनके इस फेसबुक पेज का धन्यवाद करता हूं। और मैंने अब तक जितने शब्द बोले, जितने स्वर व्यंजन बोले, वर्णमाला के जितने मात्राएं तन मात्राएं बोली हमने, उन सबको प्रणाम करता हूं। ओम नमः शिवाय।